स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। दिस साइड अनुराग शर्मा। इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। आंसर की हमारी आउट हो गई है और हम लोगों ने इस बार क्वेश्चंस के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस को देखे हैं। फॉर एग्जांपल शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एजरेशन और रीजनिंग पे पूछे गए हैं। साथ ही अगर पेपर 1 की भी बात की जाए तो ऑफकोर्स अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें हर बार हम देखते हैं कि हर 1 या 2 साइकिल के बाद एग्ज़ाम के जो लेवल है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है या कई बार कुछ सॉफ्ट क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज़्यादा। बट इस बार पेपर 1 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे। अगर हम सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें ऐसे देखने को मिले जो एक्चुअल सिलेबस की जो लाइन्स हैं उससे बाहर थे। वहीं पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉमन डाउट जो हमेशा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं वो ये है कि सर एग्ज़ाम में जब हम पॉलिटिकल थ्योरी या थिंकर्स जैसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स का नाम होता है जो हम लोगों ने कभी भी नहीं सुना है या हमारी जो बेस स्टडीज़ है उसके बाहर से ये सब पूछा जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी थ्योरी या थिंकर की बात कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर जहाँ पर यूनिट नंबर 1 की बात की जाए तो किसी भी थ्योरी की अगर बात की जा रही है तो उस थ्योरी से कनेक्टेड जितने भी थिंकर हैं उनमें से किसी का भी नाम या कोई भी ऐसी राइटिंग जो उस थ्योरी से रिलेटेड है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, कई बार कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कवर अप कैसे किया जाए। ऑफकोर्स इसका एक बड़ा रीज़न ये होता है कि अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को आपने ठीक से फोकस नहीं किया है। देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर ये बेस्ड है एंड मोस्टली दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, जेएनयू की बात करूँ, जामिया की बात करूँ तो इन यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस पैटर्न अगर आप देखेंगे और इनको कंपेयर करेंगे बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और उसी का एक बड़ा रीज़न होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसे बहुत से थिंकर हैं जिनका नाम आपने कभी भी नहीं सुना होता है और उनकी थ्योरीज़ को पढ़ना या उनकी राइटिंग को पढ़ना तो नियरली इम्पॉसिबल है। साथ ही स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोस्टली यही होता है कि आपको कुछ राइटिंग्स दे दी जाती हैं, कुछ किताबें दे दी जाती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और ऐसे में उन्हीं राइटिंग से आपसे क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं तो आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है टॉपिक्स को लेके। वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली की और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तो यहाँ पर सिलेबस के साथ जुड़ी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को। इसीलिए बहुत सारे ऐसे थिंकर जिनका नाम आप एग्ज़ाम में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो आ रहे हैं, उन्होंने या तो उसको पढ़ा होता है या उसके बारे में सुना ज़रूर होता है। इस बार भी एग्ज़ाम में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जहाँ पर बहुत सारे ऐसे थिंकर्स का नाम आ रखा था जो ऑफकोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एलियन थे जो बेस सिलेबस के साथ साथ चल रहे हैं। बट यहाँ पर इन पॉइंट्स के साथ मेरा पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बेस सिलेबस से अलग हट के चीज़ें पढ़ें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज आप कलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आपके ऊपर एक बर्डन बन जाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिलेबस की लाइंस के साथ ही चलिए, बट हाँ नॉलेज का जो लेवल है उसको एक्सटेंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने बेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। आए दिन मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ जिनको ग्रेजुएशन करे बहुत टाइम हो चुका है या ग्रेजुएशन में ठीक से पढ़ाई नहीं हुई थी या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी जहाँ पर करिकुलम बहुत ज़्यादा वाइड नहीं थे, बहुत नैरो एरियाज़ को कवर अप किया गया है। तो उन स्टूडेंट्स को ज़रूर से प्रॉब्लम आती है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर। और स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट की बात करें या पीएचडी के एग्ज़ाम हो, स्टेट सेट के एग्ज़ाम हो, हर जगह ऐसे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स का जो सिलेबस है जो आप पढ़ के आए हैं वो आपके लिए एक माइलस्टोन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर वहाँ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। अगर हम यूजीसी नेट की भी बात करें तो 100 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए कि 20-25 क्वेश्चंस एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको देखेंगे। वहीं 75 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि मॉडरेट के बाद थोड़ा टफ देन एक्सट्रीम टफ वाले क्वेश्चन आपको दिखते हैं। बट इन एक्सट्रीम टफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ये हार्डली 20 या 25 तक हो सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पेपर आपका जो होता है वो मॉडरेट एंड हाई क्वेश्चंस के साथ ही भरा होता है। तो अब इन मॉडरेट क्वेश्चंस का आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज है
कई बार बुक्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, मैच मेकिंग दी जाती है, सिंपल क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है बुक्स की, तो वो तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। बट कई बार क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जिस तरह से इस एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिला, जब आपको कोई एक कोट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस बुक से लिया गया है, या फिर कोई एक टॉपिक दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस थिंकर की किस बुक से टॉपिक आया है, तो ऑफ कोर्स इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। बट ऐसे में भी आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपको काफ़ी हेल्प करती है। अगर कोई कोट ऐसा है जिसको आप रिलेट कर पा रहे हैं उन 4 ऑप्शंस में दी गई किताबों में से किसी एक के साथ, या थिंकर्स के नाम दिए गए हैं तो उनमें से किसी एक के साथ, तो उसको बहुत पॉसिबल आंसर मान के आप आंसर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इस एग्ज़ाम में पूछे गए बाकी एरियाज़ की बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट के तौर पर पिछले कुछ टाइम में उभर के आया है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन बच्चों के लिए तो ईजी है जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया है, बिकॉज नॉलेज के टर्म में ये सब्जेक्ट बहुत वाइड है। बट अगर इसकी कनेक्टिविटी को आप समझें तो बहुत ज़्यादा आपको पैटर्न के अंदर नहीं दिखाई देगी। कोई भी टॉपिक कहीं से भी चल रहा है, कहीं पर भी पढ़ाया जा रहा है। रीज़न उसका ये है कि जहाँ थिंकर्स में आपको एक लाइन समझ में आती है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साथ ही जो थिंकर्स यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। मोस्टली थिंकर 90% से ज़्यादा जो है मैनेजमेंट फील्ड से आते हैं, एकेडमिक्स से नहीं आते। तो ऑफ कोर्स उनको बहुत डेप्थ में पढ़ना भी आपके लिए ईजी नहीं होता। आप अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में हार्डली 15 या मोर देन दैट, इससे ज़्यादा थिंकर्स के बारे में नहीं पढ़ते। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हर एक थ्योरी से जुड़े थिंकर्स को जितना ज़्यादा आप कवर अप कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है। अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक और प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, राइटिंग्स, बुक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो, क्योंकि यहाँ मोस्टली किताबों के नाम एक जैसे हैं, तो ऐसे में अच्छा ये रहता है कि अगर आप किसी टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड किताबों के नाम लिखिए, अलॉन्ग विद दैट किन थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पर भी आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। वहीं बाकी एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्टैटिक एरियाज़ हैं हमारे। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, तो एक तरह से ये दोनों ही यूनिट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी टाइम जो है उन दोनों को ही कंबाइन करके देखा जा रहा है। हिस्ट्री में क्या हुआ और रिसेंटली क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पर भी नॉलेज आपकी गेन होने के लिए आपको स्टैटिक और कोर दोनों एरियाज को कवर अप करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स का आप रेफरेंस ले सकते हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी डेटा अवेलेबल है। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी सिलेबस लाइन से बाहर यहाँ पर भी ना जाएं। वहीं बात करूँ मैं अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी जैसी यूनिट्स के लिए, तो ऑफकोर्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद लेटेस्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडिया जुड़ रहा है, जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस रहना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ और थॉटिकल पार्ट की, तो यूनिट नंबर 4 जो है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इसको हमेशा हमें लास्ट में पढ़ना है। अगेन कंपेरेटिव का सबसे लास्ट में पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि आपकी मोस्टली नॉलेज जो आप पूरी यूनिट्स के साथ लेंगे उसका एक समन्वय, एक कॉम्बिनेशन आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। एंड यू नो बहुत ज़्यादा थॉटिकल होने की वजह से कई बार इसकी जो नॉलेज है उसको इनहेल करना भी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। बट ऑफकोर्स कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से भी आपसे 6 से 7 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। एक और डाउट बच्चों को रहता है, कंपेरेटिव के क्वेश्चंस को पहचानना आसान नहीं होता। कई बार ये बहुत सिमिलर होते हैं टू दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपको सिमिलैरिटीज़ की वजह से भी कन्फ्यूजन होती है। कई बार कंपेरेटिव के क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे आपको थ्योरीज़ के क्वेश्चन के, तो बच्चे इसी चीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, थ्योरी का है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। बट ऑफकोर्स आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एग्जामिनेशन, आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और समझ पा रहे हैं नहीं, ये बहुत ज़रूरी होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ आईजीपी की हमारी यूनिट, जिसको आप इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने का और याद करने का कोई भी तरीका आप अपनाएं, बट ऑफकोर्स मैक्सिमम रिवीजन और आपने उसे कब से पढ़ना स्टार्ट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम लास्ट के 1-2 महीने में आर्टिकल्स वगैरह को याद करेंगे एंड वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी पार्ट है और इसी के साथ साथ उससे जुड़े आर्टिकल, उससे जुड़े रेफरेंस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन सभी एरियाज़ पे आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स दैट पर्टिकुलर पार्ट रिक्वायर्ड अ टाइम। हमारा एग्ज़ाम जून में कंडक्ट होने जा रहा है। मार्च वाले एग्ज़ाम का इनिशियली तो लगा था कि नहीं होगा, बट
हो सकता है डिले हो, बट फॉर्चुनेटली एग्ज़ाम ऑन टाइम हुआ, आंसर शीट आ गई एंड वेरी सून रिजल्ट विल बी डिक्लेयर। तो ऐसे में जून वाले एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्लीट 2 महीने का टाइम है, 60 डेज से ज़्यादा का टाइम है, क्योंकि जून के भी मिड में एग्ज़ाम होगा। तो आई कैन से अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज टू 80 डेज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड येस, ऑफ कोर्स, इफ़ यू गो विद डेडिकेशन इन दिस प्रिपरेशन देन यू डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो ऐसे में एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, क्या वो हेल्पफुल हैं? हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर हर एरियाज़ में हेल्पफुल नहीं रहेंगे, बिकॉज जहाँ पर बहुत स्टैटिक नॉलेज है वहाँ पे कुछ रिवाइज नहीं होने वाला। 10 ईयर्स आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि वो टॉपिक जो आपके सिलेबस चेंज होने से पहले भी थे एग्ज़ाम के आपके सिलेबस में और 2019 के बाद भी हैं, वहाँ से कितनी डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट आपकी बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है तो ऐसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 ईयर्स करें या 1000 ईयर्स करें। अल्टीमेटली एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो जो वहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपकी बेस नॉलेज अच्छी है टॉपिक से रिलेटेड। इसी के साथ साथ हमारी यूनिट नंबर 10 जो है, दैट इज़ बेसिकली इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस बार वहाँ से जो क्वेश्चन आए वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस थे। तो हम जब यूनिट नंबर 10 को फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि यूनिट नंबर 10 में जिन पॉलिसीज़ की स्कीम्स की बात की गई है उनकी अपडेशन जो है या उनसे कनेक्टेड जो चीज़ें हैं उनको भी आपको कवर अप करना पड़ेगा। लेटेस्ट क्या क्या चल रहा है उसको समझना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप मनरेगा को पढ़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है उसको समझना पड़ेगा। अमृत स्कीम जो लेटेस्ट आई है एक तरह से स्कीम, उसका क्या बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मिनिस्ट्री कौन सी है, इस तरह की चीज़ों को भी हमें कवर अप करना पड़ता है। नो डाउट एग्ज़ाम का लेवल टफ हो रहा है, कंपटीशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन का तरीका है उसको भी बदलें। स्टूडेंट इन एरियाज़ को अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। साथ ही ये समझना ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को भी हम अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि हर एक एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। साथ ही इस लेवल के साथ साथ जो एरियाज़ हैं उनको भी ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है आपकी स्टडीज़ के अंदर। तो ऐसे में सिलेबस के कोर एरियाज़ को आप जब पढ़ रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहली बात तो बेसिक स्टडीज़ के लिए अपनी बेसिक एक लाइनअप स्टडी के लिए आप सबसे पहले तो उन बेसिक एरियाज़ को कवर अप करें, देन यू गो टू द कोर एरियाज़। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो एक चीज़ मुझे बताते हैं कि सर हमने ये क्वेश्चन देखा एग्ज़ाम में, हमें लगा कि टफ़ है, वहाँ नहीं कर पाए, पर जब बाद में इसको देखा तो लगा वी कैन आंसर इट। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है एग्ज़ाम देते समय आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, आप एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए एंड डेफिनेटली यू विल एबल टू आंसर इट। तो आई होप स्टूडेंट के जितने भी पॉइंट आज हमने डिस्कस किए आप उनको समझेंगे अच्छे से। अभी आने वाले समय में हम लोग और वीडियोज़ को अपलोड करने वाले हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही नेट क्रैकर्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ के साथ जुड़ने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।